Hello everyone, am I audible? वॉइस आ रही है आप सभी को? ओके, तो आज हम क्लॉज कर लेते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारी एक्सरसाइज कल जो वर्क कराई थी उसकी शीट आज एंड में दे दूंगी। अभी थोड़ा सा क्लॉज और समझ लेते हैं। कल की क्लास सारी समझ में आ गई थी वर्क की? वर्ब कितने टाइप की होती हैं, प्राइमरी वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब क्या होती है, इन्फिनेटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट? अच्छा, पक्का? पूछ लें आपसे ऐसे ही? तो बताओ फाइनाइट वर्ब क्या, सॉरी इन्फिनिटिव बताओ क्या होती है? इन्फिनिटिव वर्ब को कैसे पहचानोगे? हम्म वेरी गुड। 2+V1 को इन्फिनिटिव कहते हो। बेयर इन्फिनिटिव क्या होती है? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? 2+V1 तो इन्फिनिटिव होता है, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? नॉट गुड एट ऑल। विदाउट टू, वेरी गुड ज्योति, विदाउट टू, वेल डन एवरीवन। चलो, अच्छा ये जानते हो फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जानते हैं आप लोग? मेरा पैर एकदम सूजा हुआ है। ओके, चलो इतना तो आपको पता चला। टेंस वाली वर्ब, अच्छा मैंने कल एक पॉइंट लिखाया था इफ यू रिमेम्बर, जहां पर हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव लिख रहे थे, जहां पर आपको हम इन्फिनेटिव फॉर्म कराया था, तब मैंने आपको बताया था। एक सेकेंड। ठीक है, तो मैंने आपको जहाँ इन्फिनेटिव कराया था, तो मैंने आपसे कहा था कि 2+V1 फॉर्म ये कैसी वर्ब होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो आज एक छोटा सा, अभी आवाज आ रही है ना? वॉइस आ रही है? ओके, तो मैं आज एक छोटा सा पॉइंट और समझा रही हूँ वर्ब से ही। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब जरूरी नहीं कि क्वालिफाइंग में आपसे पूछे ना पूछे, डजेंट मैटर, लेकिन कभी भी आप टीचिंग एग्जाम्स देंगे पे अच्छे लेवल का, तो कहीं ना कहीं आती है। आई डोंट नो कि इसमें क्वालिफाइंग में आएगी कि नहीं आएगी, बट ये आ भी सकती हो, नहीं भी, दोनों ही बात है। ठीक है? ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट समझा रही हूँ फाइनाइट का और नॉन फाइनाइट का, जिससे आपके दो लाइन में क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है। पीपीटी सबको दिख रही है? वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे फेस पे स्वेलिंग है, आंखें सूजी हुई हैं, मेरा हाल बेहाल है। फाइन, पीपीटी दिखनी चाहिए, मैं दिखूं ना दिखूं डजेंट मैटर, वर्क होना चाहिए। चलो, तो अब हम फटाफट से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को सीख लेते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और उसके बाद हम क्लॉज सीखने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज देने वाली हूँ। मेरे पास बिल्कुल रेडी है एक्सरसाइज, फाइनाइट नॉन फाइनाइट की एंड ऑक्सिलरी और मॉडल की, बिल्कुल रेडी है एक्सरसाइज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। ठीक है? तो जिनको नहीं दिख रहा है पीपीटी, एक बार फिर से रिज्वाइन कराएं, या मैं अभी शुरू करने से पहले मैं ही रिज्वाइन कर रही हूँ, तो सब लोग फटाफट से रिज्वाइन करिए। ओके, फाइन, मैं दोबारा रिज्वाइन कर रही हूँ।
अरे मैं रिजॉइन कर रही हूँ। अब देखो, अब दिख रही होगी पीपीटी सभी को, चेक करिए, फटाफट से देखिए पीपीटी शो हो रही है, क्विकली चेक करें। और मैं भी अपने फोन में चेक कर लेती हूँ एक बार, मैंने फोन ऑन नहीं किया आज। ऑल क्लियर, ओके, वेरी वेल डन। चलो तो फटाफट से एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, और एक बहुत छोटा सा बेसिक डिफरेंस सिखाती हूँ। आई हैव गिवन हिम मनी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ, आई लाइक टू गिव हिम मनी टुडे। क्लियर दिख रहा है सेंटेंस, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? इन दोनों सेंटेंस को पढ़ो अच्छे से, ध्यान से पढ़ लिया? कुछ डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में? डिफरेंस नजर आ रहा है छोटा सा? पहला लिखा है आई हैव गिवन हिम मनी। देखो ये सब्जेक्ट है और ये पूरी की पूरी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा फटाफट से बताओ, हिम कौन सा ऑब्जेक्ट और मनी कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये टाइम को बताने वाला वर्ड है। तो फटाफट से बताएं। साउंड इंक्रीज करो एक। अभी ठीक आ रही है साउंड? वेल डन आरती ने कहा कि हिम इनडायरेक्ट है, वेरी गुड। जो पर्सन को डिनोट करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो थिंग को डिनोट करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आपको सिखा रखा है, बहुत बढ़िया लगा सुन के। अब ध्यान से देखो पहला सेंटेंस, आई हैव गिवन हिम मनी। अगर आप इस हैव को ध्यान से देखेंगे, अगर आप हैव वर्ब को ध्यान से देखेंगे, क्या ये सब्जेक्ट के हिसाब से आई है? आई के हिसाब से बताओ। हैव जो है क्या आई के हिसाब से आई है? आई को देखते हुए, आई प्लुरल है इसीलिए हैव आई है, या आई से इसका कोई मतलब नहीं है? बताओ। तो यस डेफिनेटली, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये वाली जो वर्ब है वो किससे एग्री हो रही है? सब्जेक्ट से एग्री हो रही है ना? तो ऐसी वर्ब है ना, ऐसी वर्ब जो किससे एग्री हो? सब्जेक्ट के हिसाब से आए, है ना? जो सब्जेक्ट के हिसाब से आए, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से आए, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब कहते हैं उसको, है ना? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ गई, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आ गई। तो ये वर्ब कैसी है? हैव, यहाँ पर हैव जो ये पूरी वर्ब है ये कैसी है? आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से आई है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे इसको हम? फाइनाइट वर्ब। ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस में मैं जिस पॉइंट पे वो करूं पॉइंट, तो बताना वो किसके हिसाब से एग्री हो रही है। दूसरी है 2+V1 फॉर्म। बताओ क्या ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होती है? 2+V1, क्या ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वर्ब? 2+V1। मुझे ये नहीं जानना कैसी है, बस इतना बताओ क्या यहाँ पे जो इन्फिनेटिव फॉर्म आई है क्या ये सब्जेक्ट से एग्री करती है? नो। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो वर्ब जो वर्ब, है ना, सब्जेक्ट जो वर्ब सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं है, मतलब लिमिटेड नहीं है, मतलब जो वर्ब सब्जेक्ट से एग्री नहीं है ना, या लिमिट नहीं किया गया है उसको, वो वर्ब कैसी कहलाएगी? वो वर्ब कैसी कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। वो वर्ब कैसी कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना? अब वापस से हम चलते हैं लाइक की तरफ। लाइक कैसी वर्ब है? क्या ये सब्जेक्ट के हिसाब से आई है कि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आनी चाहिए? हम्म
यस, वेरी गुड। तो हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इन्फिनेटिव जो फॉर्म है टू प्लस बी वन, इसका अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब इस सब्जेक्ट से एग्री कर रही है। तो ये वर्ब कैसी कहलाई गाइस? ये वर्ब कहलाई फाइनाइट, और ये वर्ब कैसी कहलाएगी? नॉन फाइनाइट। बताओ किस किस को ये बात समझ में नहीं आई? हो गया बात क्लियर? सबको क्लियर हो गया? लाइक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट से एग्री करती है, और टू गिव नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सब्जेक्ट से बंधी हुई नहीं है, ये बिल्कुल फ्री फॉर्म है। एक बार में क्लियर हुआ सबको? क्योंकि हार्ड बहुत होती है फाइनाइट नॉन फाइनाइट। चलिए अब आपको बता देते हैं फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब के कौन कौन से प्रकार होते हैं। यस, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए तो वो कैसी वर्ब होगी? फाइनाइट। क्लियर? ठीक है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है? सबसे पहला होती है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव समझ जाना, इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, कल हमने पढ़े। एक कैसा? टू प्लस वी वन, और एक कैसा था? डायरेक्ट वी वन, यानी कि जहां पे टू नहीं आ रहा था, है ना। दूसरी हम जानेंगे जीरेंट। जीरेंट भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और इसका जीरेंट का जो फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम जीरेंट कहते हैं। एंड थर्ड होता है पार्टिसिपल्स। कल ध्यान हो तो मैंने आपको पार्टिसिपल्स लिखाए थे, किस किस को याद है और कौन कौन से पार्टिसिपल्स लिखाए थे? इफ यू रिमेम्बर, बताओ कौन कौन से पार्टिसिपल्स आपको लिखाए थे? क्विकली आंसर करो जल्दी से। एक बताया था मैंने आपको प्रेजेंट, एक बताया था मैंने आपको पास्ट, और एक कौन सा बताया था मैंने आपको? हाँ, एक मैंने बताया था आपको पास्ट, हाँ, परफेक्ट। एक हमने कौन सा बताया था आपको? परफेक्ट। तो ये तीन टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन टाइप के आपके पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या यूज करते हैं वो हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में। मैम एक बार रिजॉइन कीजिए ना प्लीज मैम, इधर से मल्टीपल टाइम कर दिया, नहीं हो रहा है। पता नहीं आपके फोन में इशू हो रहा है, मैंने इसको रिजॉइन किया है, मेरे फोन में एकदम क्लियर दिख रहा है। नेट एक बार चेक करो, सबके फोन में क्लियर है। मैंने दोबारा ही रिजॉइन किया है सब कुछ कट करके, एक बार चेक करो। मैं एक बार ट्राई करती हूँ फिर भी, डोंट वरी। जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़े। बोल दिया मैंने, बोल दिया वो विपुल, क्लियर है? बढ़े आगे। तो ये नॉन फाइनाइट के तीन टाइप होते हैं हमारे पास, एक इन्फिनेटिव फॉर्म, जीरेंट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। तो जैसे ही आपके नॉन फाइनाइट दिमाग में आया तो आपको क्या समझना होगा कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी ये कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आएगी, यानी कि इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, और ना ही पार्टिसिपल का कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही जीरेंट का कोई सब्जेक्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कैसे काम करती हैं? एज अ सब्जेक्ट फॉर्म में ये काम कर सकती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इन्फिनेटिव फॉर्म आपने कल पढ़ लिया था। अब हमारे पास बस एक ही फॉर्म बचता है, वो क्या बचता है? जीरेंट। जीरेंट को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जीरेंट क्या होता है, और फिर हम क्लॉज की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि विदाउट सब्जेक्ट के आता है डियर, हम ये कहेंगे कि नॉन फाइनाइट का
स्पेशली कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है। जो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो स्पेशली जो फाइनाइट वर्ब होती है वो तो उससे ही बंधी होती है सब्जेक्ट से, लेकिन नॉन फाइनाइट किसी भी सब्जेक्ट से बंधी नहीं होती है, वो फ्री है, वो फ्री है, उसको किसी सब्जेक्ट को से बांधने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट से वो एग्री करेगी, ऐसा सब्जेक्ट तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीरंड समझ गए, रूल जीरंड का रूल क्या होता है वो और जान लो एक बार। चलो, तो जीरेंट क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, और इसको कई बार हम किस नाम से जानते हैं, वर्बल नाउन के नेम से भी जानते हैं। यानी कि ऐसी वर्ब जो नाउन के रूप में भी काम कर सकती है, इसीलिए उसको वर्बल नाउन कहा जाता है। ऐसी वर्ब जो नाउन के रूप में भी काम कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। और कुछ वर्ब के साथ ये स्पेशली आईएनजी फॉर्म में आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, एग्जाम में बहुत आता है, स्टॉप के बाद हमेशा क्या आएगा, जीरंड आएगा। स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद क्या आना चाहिए, जीरंड आना चाहिए, है ना। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ब है लब, लव के बाद भी क्या आएगा, जीरंड आएगा। इसी तरीके से लाइक, लाइक के बाद भी हमेशा क्या आता है, जीरंड आता है। ये कुछ ऐसी वर्ब है जो हमेशा एग्जाम में आती ही आती हैं, ठीक है। जैसे माइंड या अवॉइड, अवॉइड के बाद एक क्या आता है, जीरंड आता है। एक दो वर्ब याद रख लो, इनमें से ही कोई ना कोई मिल जाएगा अगर आना होगा तो, ठीक है। या रिग्रेट, रिग्रेट के बाद भी क्या आता है, जीरंड आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और बताना क्या आना चाहिए। एग्जाम्पल बना के देती हूँ, जैसे वेल डन, समझ गए। अब जहां पर आपको ये वर्ब दिख जाए, सुहानी डज नॉट माइंड, माइंड कैसी वर्ब है जिसके बाद हमेशा क्या आता है, जीरंड आता है। तो सुहानी को बुरा नहीं लगेगा मेरी मदद करते हुए, सुहानी डज नॉट माइंड हेल्पिंग मी। वी स्टॉप, स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद क्या आना चाहिए, जीरंड आना चाहिए। तो वी स्टॉप्ड राइटिंग, हमने लिखना बंद कर दिया था। ओके, गुड मॉर्निंग। शी एंजॉय टू राइड ऑन द हिल्स, मतलब पहाड़ियों पे उसको राइड करना क्या है, पसंद है। तो शी एंजॉय टू राइड नहीं होगा, क्या होना चाहेगा, शी एंजॉय राइडिंग ऑन द हिल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीरंड कहाँ पर आता है। जैसे आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक
गार्डनिंग, तो लाइक के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या चाहिए हमें, जीरेंट फॉर्म चाहिए। आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, तो लव के बाद भी क्या चाहिए हमें, आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो लव, लाइक एंड माइंड वर्ड याद रखना है, और रिग्रेट वर्ड याद रखना है। स्टॉप सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, तो इसीलिए मैंने ये वर्ड आपको करा दिया है। सबसे ज्यादा एग्जाम में स्टॉप और लाइक आता है जीरेंट से, तो ये मैंने आपको करा दिया है। लव कह रहे हैं मैम स्टॉप्ड में पास्ट परफेक्ट क्यों आता है, पास्ट परफेक्ट डबल पी क्यों आता है? अच्छा, स्टॉप में डबल पी इसलिए आता है, देखो एसटीओपी स्टॉप क्या है, वन सिलेबल वर्ड है। वन सिलेबल का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसको एक बार में आप बोल पाओ, और जो वन सिलेबल वर्ड होते हैं उनके लास्ट में जब सफिक्स ऐसा जोड़ा जाए जिसका इनिशियल लेटर क्या हो, वोवेल हो, तो इसको, इसका जो लास्ट लेटर होता है उसको डबल कर देते हैं। तो स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा। जैसे अगर शिप लिखा हुआ है, तो अगर आपको शिप्ड लिखना है ईडी लगा के, तो क्या बन जाएगा, शिप्ड हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। तो ये था आपका कैसा फॉर्म, जीरेंट फॉर्म था। चलो अब थोड़े से जान लेते हैं क्लॉज की तरफ, और क्लॉज जानना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा क्लॉज जान लेते हैं अब। हर ओके, ओके, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक मैंने पार्टिसिपल का कल करा ही दिया था, तो अब क्लॉज जान लेते हैं कि व्हाट इज क्लॉज। व्हाट इज क्लॉज, आपको पता है कि क्लॉज क्या होता है, थोड़ा भी आइडिया हो व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का समूह होता है जो क्या करता है, ट्राई करो बताओ। चलो मैं आपको डेफिनेशन ही बता देती हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, शब्दों का ऐसा समूह जो सेंटेंस के भाग को क्या करता बनाता है ना? और उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट भी होगा और उसकी एक फाइनाइट वर्ब भी होगी, तो हैज अ सब्जेक्ट। तो जो क्लॉज होता है उसके पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है, आपने ऐसा अक्सर कंजक्शन में देखा होगा। और उसके पास क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब भी होती है। जैसे कल मैंने आपको कंजक्शन में और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस बताया था, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें क्लॉज की जरूरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कंजक्शन होता है वहां पर प्रॉपर क्लॉज आता है ना? तो उसकी अपनी क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट होती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉज, है ना? उसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्लॉज का मतलब होता है वाक्य का एक खंड। हाँ कोई बात नहीं जी, मैं तो आपको बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, मैं तो बिल्कुल उससे पढ़ाई नहीं रही, कोई बात नहीं। तो ऐसे शब्दों का समूह जिस जो सेंटेंस का एक भाग बनेगा, जिसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और क्या होगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी, और अपना एक क्या बन जाएगा, खुद का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका क्लॉज। ओके, क्लियर है? चलिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा शी इज रिच, वह अमीर है, बट शी इज बट शी इज नॉट वेन, बट शी इज नॉट वेन। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, बताओ कहां पर एक और क्लॉज जुड़ा हुआ है, क्लॉज कहां पर जुड़ा हुआ है? शी इज रिच, वह अमीर है ना? वह अमीर है, लेकिन वह इसको लेकर क्या नहीं है, घमंडी नहीं है। वेन का मतलब क्या होता है, एक टाइप से घमंडी। अगर जिनको नहीं पता हो उनको बता देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, घमंडी। ठीक है, तो वह अमीर है, लेकिन देखो सबसे पहले हमारे पास एक पूरा सेंटेंस आया। अब ये जो हिस्सा है क्यों आया, ये है आपका क्लॉज। किससे कनेक्ट किया गया है, कंजक्शन से कनेक्ट किया गया है। अब आप देख रहे होंगे इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है,
इसके पास अपनी एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट से एग्री करती है। तो प्रॉपर एक इसके पास क्लॉज है, तो ये क्या बन गया, वाक्य का एक दूसरा भाग यहाँ पे और जुड़ गया, है ना। एक साधारण वाक्य के साथ हमने एक भाग और जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, क्लॉज। और इसीलिए कहते भी है कि जब कंजक्शन होता है तो वो दो शब्दों को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है। तो यहाँ पर ये जो कंजक्शन है व्हाट, वो क्या कर रहा है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। ओके, ये बात समझ में आ गई सभी को कि क्लॉज क्या होता है, डिफरेंस क्लियर हुआ कि क्लॉज क्या होता है। चलो अब एक यहीं पर एक बात और ऐड की जाएगी कि सबसे पहले थोड़ा सा और जानो कि क्लॉज में क्या क्या और हमें जानना होता है। क्लॉज में हमें ये भी जानना होता है कि इसमें ही सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं बना के। क्योंकि अभी आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने बट लगाया, फिर उसके बाद एक सेंटेंस और कनेक्ट किया। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, इससे अलग अलग प्रकार के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं साधारण वाक्य से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे तीन प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं क्लॉज से। एक सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल क्या होता है, एक आपकी सब्जेक्ट वर्ब। एक क्या बनता है यहीं से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो आपके एग्जाम में आता है जनरली, टेट सी टेट वगैरह में भी आ जाता है ये। एंड थर्ड वन जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस, है ना, कंपाउंड सेंटेंस। तो अब हम क्लॉज की सहायता से तीन प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल, ये क्लॉज ही है, इनके नाम अलग अलग हो जाएंगे। महफूज जी, ये क्लॉज ही है, जिसके पास एक मिनिमम सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, वो क्लॉज ही था। अब अगर हम बट के बाद वाला हिस्से को ऐड ना करें तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अगर हमने कंजक्शन बना दिया तो ये कोई दूसरा सेंटेंस कहलाएगा। फिर कुछ और करेंगे तो फिर और क्लॉज कहलाएगा। जानिए उसको कि कब ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, कब ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कब ये कंपाउंड कहलाएगा। तो ओवरऑल बात ये है कि जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें मिनिमम एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, वो क्या बन जाता है आपका, है ना, सेंटेंस का एक भाग उसमें जब जोड़ दिया जाता है उसको। हाँ, कल वाईटी पर 7 बजे सिंटू सर पढ़ा रहे थे। हाँ, वो इसीलिए ही पढ़ा रहे थे क्योंकि मैं खड़े तो हो नहीं पा रही हूँ इसलिए मेरी जगह पर चले गए थे, बताया नहीं सर ने। चलो अब सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके पास केवल क्या हो, वन फाइनाइट वर्ब। उसके पास क्या होगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी, है ना। और ये भी हो सकता है कि एक कैसी हो यहाँ पे, नॉन फाइनाइट वर्ब हो, ये भी हो सकता है ना। मे हैव नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला हमने एग्जाम्पल लिया, शी इज वॉकिंग। तो ये कैसा वाक्य है, सिंपल है। शी इज वॉकिंग, सिंपल सेंटेंस में मिनिमम एक सब्जेक्ट एक वर्ब होनी चाहिए। तो शी है, इज कैसी वर्ब है, फटाफट से कमेंट करें, इज कैसी वर्ब है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज। he has he has written a letter to help his son। एक काम करते हैं इसको यहाँ से, ओ शिट, पूरा ही रेज हो गया। अरे यार क्या था ये, कुछ नहीं हो सकता क्या, ये कंट्रोल जेड हो सकता है यहाँ पर, नहीं आ रहा, पूरा ही इरेज हो गया। कोई बात नहीं, समझ गए ना आप क्लॉज क्या होता है। आप लोग इसको पॉज करके देख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है ना, फाइनाइट वर्ब होती है। और क्या कर सकते हैं, इसको हम किससे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स इन अ सेंटेंस joined by conjunction। कंजक्शन से हम इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कंजक्शंस,
ठीक है, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ क्लॉज, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कितने क्लॉज हैं इसमें, कंजक्शन की सहायता से हमें पता चल जाएगा कि कितने क्लॉज हैं। महफूज कह रहे हैं बोर्ड पर पढ़ाई है ना, अरे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा ब्रो पैर से, पैर में चोट है मेरे, सूजा हुआ है पैर, मैं खुद अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, दो दो लोग मेरे को खड़ा कर रहे हैं, दो लोगों की सहायता से मैं खड़ी हो पा रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद ही बोर्ड पे आ जाऊंगी, क्या करूं, छुट्टी नहीं ली मैंने। तो मैंने पहला आपको सेंटेंस दिया शी इज वॉकिंग, है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि इज क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब है जो इससे क्या हो रही है, एग्री हो रही है, और ये क्या है हमारा कैसा वाक्य, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया, ही हैज रिटेन, ही हैज रिटेन अ लेटर टू हेल्प हिज सन। अब जरा इसमें चेक करो, क्या इसमें एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या एक नॉन फाइनाइट वर्ब मौजूद है, बिल्कुल है, ये देखिए टू हेल्प, ये क्या है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव कैसे होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट वर्ब कौन सी है, ये फाइनाइट वर्ब है। तो हमने ये भी कहा कि जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें एक फाइनाइट वर्ब तो हो ही सकती है, साथ ही साथ हमें एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी मिल सकती है सिंपल सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें केवल फाइनाइट वर्ब ही आती है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो सिंपल सेंटेंस के अंदर आप एक नॉन फाइनाइट वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया सिंपल सेंटेंस का। फाइनाइट और हेल्पिंग वर्ब सेम होता है क्या, हाँ बस यही समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होती हैं वो हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करती हैं, और जो सब्जेक्ट से एग्री करेगा वो फाइनाइट वर्ब होगा। और जो आपने एक बात कही ना, महफूज जी ने एक बात कही कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सभी फाइनाइट होती हैं क्या, तो मैं एक बार आपको वर्ब का स्ट्रक्चर दोबारा से ध्यान दिला देती हूँ। वर्ब के स्ट्रक्चर में हमने एक तरफ ऑक्सिलरी वर्ब रखी और एक तरफ हमने मेन वर्ब रखी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी के हमने दो पार्ट रखे थे, एक में आपकी प्राइमरी वर्ब रखी थी और एक में मॉडल वर्ब रखी थी। प्राइमरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब थी, टू बी वर्ब थी, डू थी एंड हैव थी। मॉडल्स तो फिर वो सारी की सारी थी, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, ये जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, चाहे वो टू बी फॉर्म है, डू फॉर्म है, हैव फॉर्म है, ये सारी की सारी कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब ही है ये, ठीक है। मेन वर्ब में हमारे पास क्या आया, मेन वर्ब में हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब आई और एक तरफ कैसी आई, इन ट्रांजिटिव वर्ब आई। ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की थी, मोनो ट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसी में हमारे पास क्या मिली, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्लियर हुआ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का एग्जांपल बता दीजिए, ये तो कल ही करा दिया, चलो दोबारा करा देंगे, डोंट वरी, है ना, चलो दोबारा करा देंगे। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको कंप्लीट कर लें थोड़ा सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, हम्म, समझिए इसको भी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है, मेन या इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें एक मुख्य कहते हैं ना, प्रधान, इसमें एक मुख्य क्लॉज होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, विद विद वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मुख्य क्लॉज होगा और एक और कैसा क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित और मेन क्लॉज का मतलब होता है अनाश्रित। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसकी यही खासियत होती है कि इसमें एक तो आपके पास क्या होगा, मेन क्लॉज होगा और दूसरी तरफ आपके पास क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसके अंदर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब मौजूद रहेगी, मोर देन वन फाइनाइट वर्ब,
एम आई राइट? क्योंकि एक तो हमें प्रिंसिपल क्लॉज में मिल जाएगी और एक हमें सबॉर्डिनेट क्लॉज में मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा हमारे पास क्या मौजूद रहेंगी, फाइनाइट वर्ब मौजूद रहेंगी। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बहुत आराम आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत कभी ना आए, है ना। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो कंजक्शंस के द्वारा जुड़ते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये भी लिख देती हूँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज आर joined by subordinating conjunctions। तो subordinating conjunctions के द्वारा हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक बार देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा, आई नो दैट ही इज अ गुड मैन। मैं जानता हूं कि वो एक अच्छा आदमी है। फटाफट से इसमें क्लॉज पहचानो, कौन कौन सा क्लॉज है। आई नो द मैन हु वॉज हियर लास्ट मंथ। और आपको ये भी आज समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित। आश्रित का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है ना। सब का मतलब क्या होता है? साथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला, है ना, जो दूसरे का क्या देगा? साथ देगा। हु कंजक्शन है, उसके बाद वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट है, ये कह सकते हो आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, आई नो, मैं जानता हूं कि ही इज अ गुड मैन, कि वो कैसा है? एक एक अच्छा आदमी है ना। ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है ना, वह एक अच्छा आदमी है। ये क्या बन गया? कंजक्शन बन गया। आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता है वो? कि वह कैसा आदमी है? एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट है और एक कैसा है? एक अपने आप में क्या है? मेन क्लॉज है। आई नो, मैं जानता हूं, द मैन, उस आदमी को, हु वॉज हियर लास्ट मंथ, जो यहाँ था पिछले महीने। अब हम पहचानेंगे कैसे कौन सा सबऑर्डिनेट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है? तो देखो, जहां पर आपको आधा अधूरा सेंस आए, समझ जाओ वो आश्रित वाक्य है। और जहां पर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, ये तो पूरा अर्थ दे रहा है और इसके बिना काम चल जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट है, अकेला भी यूज करेंगे तो भी पूरा सेंटेंस लगेगा। अब जैसे इसको प्रयोग करके देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ही इज अ गुड मैन, तो पूरा अर्थ दे रहा है ना, ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है ना, वह एक अच्छा आदमी है। क्या इसमें सेंटेंस में किसी चीज की कमी है? इस सेंटेंस के अर्थ में ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है? कुछ भी तो अधूरा नहीं है, वह एक अच्छा आदमी है, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे, आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानते हो बताओ? ये अधूरा है, आई नो। लेकिन आगे आपसे तुरंत क्वेश्चन बनेगा कि क्या क्या जानते हो। इसका मतलब ये जो वाला जो वाक्य है, ये कैसा हो गया? ये हो गया सबऑर्डिनेट। और ये कैसा हो गया? ये हो गया मेन क्लॉज। तो ये वाला वाक्य इस पूरे क्लॉज के ऊपर क्या है? निर्भर है ना। अब इसी तरीके से यहां ढूंढते हैं। अगर आप यहां देखेंगे, आई नो द मैन, अब यहां पूछे किसको जानते हो? कि उस आदमी को, हु वॉज हियर। अब यहां से पढ़ के देखो, क्या ये अधूरा क्या ये पूरा सेंस दे रहा है? हु वॉज हियर लास्ट मंथ, जो यहाँ पिछले महीने था। हु वॉज हियर लास्ट मंथ, जो यहाँ पिछले महीने था। क्या ये पूरा सेंस दे रहा है आपको? नहीं। कौन कौन यहाँ पे लास्ट मंथ था? तो ये अधूरा हो गया। इसका मतलब जो अधूरा सेंस देगा वो कैसा क्लॉज कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट। ठीक है, वो कैसा कहलाएगा? सबऑर्डिनेट। क्लियर है?
तो ये हमारा क्लॉज, ये तो हो गया हमारा कंजैक्शन, और ये हमारा कैसा हो गया सबऑर्डिनेट, और ये हमारा कैसा क्लॉज हो गया मेन, क्योंकि पूरा है इसके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ आते हैं, व्हेन यू डू दिस वर्क, जब तुम यह काम, व्हेन यू डू दिस वर्क, जब तुम यह काम करते हो, आई शेल हेल्प यू विद मनी, तो इसका मतलब ये कि जब तुम यह काम करोगे तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा, मदद करूंगा। तो ये पूरा सेंस है, ये कंप्लीट अर्थ है। इसको अकेला यूज करके देखो, पूरा अर्थ देगा, आई सेल्फ हेल्प यू विद मनी, मैं तुम्हारी पैसे से मदद करूंगा, पूरा अर्थ है। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे इस वाले भाग को कि व्हेन यू डू दिस वर्क, जब तुम ये काम करते हो, तो ये अधूरा सेंस दे रहा है, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कैसा है आपका मेन क्लॉज है। और यहाँ पर कंजक्शन का काम कौन कर रहा है, डब्ल्यू एच एन व्हेन, तो ये तीनों के तीनों वाक्य कैसे कहलाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो वाक्य होता है जो एक, जिसमें एक वाक्य कैसा है, आश्रित है, और एक वाक्य कैसा है, अनाश्रित है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इज दिस क्लियर? ये सभी को क्लियर हुआ? ओके फाइन, चलो बहुत बढ़िया। हु इज नॉट क्लियर, रिपीट प्लीज। दूसरे वाक्य को सुनिए, आई नो द मैन, है ना, मैं उस आदमी को जानता हूं, बस आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे, हु वॉज हियर लास्ट मंथ, जो यहाँ था लास्ट मंथ, कौन था यहाँ पे लास्ट मंथ, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आपके पास प्रॉपर आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। कॉम्प्लेक्स वाले ही तो तीनों वाक्य हैं खुशबू, ये तीनों वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ही हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों, एक तरफ सबऑर्डिनेट और एक तरफ कैसा है, जैसे मैं अपने ऊपर वाक्य बनाऊं, आप ऐसे कहो, आई नो द मैम, मैं उन मैम को जानता हूं, आई नो द मैम हु टीच अस इंग्लिश, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। अगर आप इतना बोलोगे, क्या ये पूरा अर्थ देगा, हु टीच अस इंग्लिश, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती है, क्या ये पूरा अर्थ देगा? हम्म अभी भी बफरिंग हो रहा है। आई नो द मैम हु टीच अस इंग्लिश, टीच होगा, टीच नहीं होगा, मैम सिंगुलर है। हाँ, अब इसको देखो, आप उन मैम को जानते हो, यस, आप अकेले वाक्य, यस आई नो द मैम, मैं मैम को जानता हूँ, ये पूरा सेंस दे रहा है। तो ये कैसा क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। और ये कैसा सेंस दे रहा है, अधूरा, तो ये कैसा है, सबऑर्डिनेट है। कौन जोड़ रहा है इसको, डब्ल्यू एच वर्ड, तो ये क्या है, कंजैक्शन है। कैसा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। अधूरा कैसे है? अरे भाई एक बात बताओ, तुमने किसी व्यक्ति से ये कहा कि वो जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, बस इतना कहा आपने, ये बताओ। आपने किसी से ये कहा जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, बस इतना कहा, क्या कोई आपका पूरा अर्थ समझ जाएगा इससे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है? और आपने कहा कि मैं मैम को जानता हूं, तो ठीक है, तुम मैम को जानते हो, हम कब मना कर रहे हैं, ये तो पूरा अर्थ दे रहा है। जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, कौन सा अधूरा है, यही तो अधूरा है कि कौन पढ़ाता है भैया, ये तो बता दे, मैम को जानते हो, ठीक है ना। जी निखत जी। चलो आगे बढ़े, थोड़ा रुकेंगे आप, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, थोड़ा सा कंपाउंड सेंटेंस को एक बार चेक कर ले कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसको भी देख लो, फिर उसके बाद आपको और अंतर समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आपको तभी तो क्लॉज सीख पाओगे
पहले ये सेंटेंस का फॉर्मेट तो पहचानो, जब फॉर्मेट ही पहचान में नहीं आएगा तो क्लॉज कैसे सीखोगे? क्लॉज को सीखने के लिए आपको ये तीनों सेंटेंस के टाइप पता होने चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तब तक आप क्लॉज नहीं पहचान पाएंगे। ध्यान रखना ये बात, किसी के मन में ये आ रहा हो कि क्लॉज तो नहीं करा रही मैम। तो कंपाउंड सेंटेंस वो वाक्य होता है जिसमें टू मेन क्लॉज होते हैं, यानी कि दो मुख्य हमारे पास क्या होते हैं, भाग होते हैं सेंटेंस के। टू मेन क्लॉज, है ना, बस टू मेन क्लॉज होते हैं एंड आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती है वो देख लो एक बार यहाँ से। सेंटेंस में हमें एंड मिल सकता है, बट मिल सकता है, ये इजी है पहचानने में। सो मिल सकता है, देयरफॉर मिल सकता है, ठीक है, अदरवाइज मिल सकता है, और मिल सकता है, एल्स मिल सकता है, नॉर मिल सकता है, ये सारे के सारे जो है, यट मिल सकता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, या एज वेल एज मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बहुत सारे हैं, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, रुको दोबारा ठीक करती हूँ साउंड। तो कंपाउंड सेंटेंस वो वाक्य, अभी ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस वो वाक्य होता है जो दो मुख्य क्लॉज से जुड़ा होता है, और इसमें एक, हाँ स्टिल भी होता है, इसमें एक क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल, माई ब्रदर केम, मेरा भाई आया, एंड he handed over money to me, और उसने मुझे धन दे दिया। अब सिंपल है इसको पहचानना कि इसके बीच में एंड आ गया तो कंपाउंड सेंटेंस ही है, ये बहुत इजी है ना। अब जैसे मैंने वापस से लिखा, स्पीक और यू विल डाई, या तो बोलो या फिर तुम मर जाओ। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, और, तो और क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जहां पर और आ जाएगा वो क्या है, यहाँ पर क्लॉज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड मिल गया, और मिल गया, सिंपल कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। शी इज रिच बट शी इज नॉट वेन, अभी कराया था ये वाला एग्जाम्पल, है ना। तो अब ये क्या है, यहाँ पर बट मिल गया तो कैसे, सॉरी बट मिल गया तो कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो ये होता है जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, एंड का प्रयोग, और का प्रयोग, बट का प्रयोग, सो का प्रयोग। जैसे शी इज इल, वह बीमार है, सो शी विल नॉट कम, इसीलिए वो नहीं आएगी, सो शी विल नॉट कम। तो ये सो आ गया यहाँ पर, ये भी क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है हमारा कैसा कंजंक्शन है, ये सॉरी कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं क्लॉज की तरफ। ठीक है, टाइम एक बार देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी होने वाला है, तो इस क्लॉज को भी खत्म कर लेते हैं, बस 1 मिनट। थोड़ा सा क्लॉज और देख लो एक बार कि क्लॉज क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। आपको एक प्रकार तो समझ में आ गया ओवरऑल कि 3 टाइप के हमें क्लॉज में सेंटेंस देखने को मिलते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है नाउन क्लॉज, है ना। यस, हो जाएगा, नाउन क्लॉज तो एटलीस्ट हो ही जाएगा, और इसमें बहुत इजी भी है इसको पहचानना। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, टाइम वैसे भी कम है ना।
तो जब हम नाउन क्लॉज बनाते हैं तो ऐसे केस में जनरली हम दैट का प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं, WHEN वैन का प्रयोग कर सकते हैं, वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है वैन, वेयर, हाउ, वाई, वॉट, WH वर्ड जनरली आ जाते हैं, हु, हुज, whom, which। ये जो है कहीं ना कहीं नाउन क्लॉज को बनाने के काम आते हैं। ये जब कंजक्शन के तौर पर यूज होंगे टिल एग्जाम तक क्लास चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूं मैं नाउन क्लॉज का ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, व्हाट ही नोस। अब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ फटाफट से, अंडरलाइन कर दिया, कौन सा क्लॉज है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बस हो गया, नाउन क्लॉज इतना तो आसान है, इतना ही नाउन क्लॉज में। छोटी सी ट्रिक एक एडजेक्टिव क्लॉज की भी देख लो। ठीक है, टाइम बचा नहीं है, एग्जाम के बाद भी यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर, हाँ वो तो रहते हैं। चलो इसको मैं कल कंटिन्यू करूँ क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है ना नाउन क्लॉज को। अभी आप इन तीनों को कंप्लीट कर लो क्योंकि टाइम हो गया है और मैं आपको एक शीट देने वाली थी, वो शीट हो दे देती हूँ। एक सेकेंड रुकना। ये आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले तो ये बता दो मेरे को, सारा क्लियर हुआ? एक्सरसाइज आने वाली है, फटाफट से इसको दे देती हूँ मैं आपको। क्या है टाइप्स ऑफ क्लॉज भी इसी में, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है ना, ये पूछे जाते हैं। एडवर्ब क्लॉज बहुत सारे टाइप का होता है, जनरली नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, 3 टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो थोड़ा लेंथी है, मैं सोच रही हूँ कि शुरू से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको आई थिंक मुझे लगता है वर्ब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वर्ब में क्या क्या आपने पढ़ा। फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गई? हाँ बताओ मैम, 2-4 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर करा देते। हम तो डेली ही करा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये टॉपिक भी शायद मुझे लगता है जरूरी है और आपको MCQs में भी भेज रहे हैं। बताओ, क्वेश्चंस भेज तो रहे, सब्र रखोगे तब ना क्वेश्चन आएंगे। क्यों भाई, सब्र कहाँ चला जाता है? सब्र तो रखिए। PDF इंग्लिश, तो मैं वर्ब का PDF भेज रही हूँ अभी आपको। अरे 3 ही इंपॉर्टेंट है निरंजन। नाउन एडजेक्टिव 2 ही आते हैं ज्यादातर, शुरू करके छोड़ दूं तो कोई मतलब नहीं है, अभी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा नाउन क्लॉज वाला पेज। और वर्ब मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वर्ब में अब कुछ नहीं आएगा इससे बाहर, है ना। वर्ब पहले मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो सारे लोग। वर्ब में फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लियर हुआ? MCQ करा देंगे यहीं पर 11 बजे आपकी क्लास है ना। मेरा 3 बजे भी बैच चलता है MCQ का, इसलिए तो बैच चल रहा है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्फिनेटिव जीरेंट समझ में आ गया?
पार्टिसिपल थोड़ा कम आया हो क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस थोड़ा सा फॉर्म बता के छोड़ दिया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैसी फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल की कैसी फॉर्म होती है, यूज नहीं सिखाया मैंने आपको, तो उसको छोड़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, फाइनाइट नॉन फाइनाइट इंपॉर्टेंट था, इन्फिनेटिव कभी कभी पूछ लेते हैं, तो यस वो हो गया है। जीरेंट का बेसिक फॉर्म पता होना चाहिए, वो आपको करा दिया है। तो वर्ब ओवरऑल आपको सारा करा दिया। हाँ, मॉक टेस्ट 3 बजे होता है। नो, इट्स नॉट ऑन यूट्यूब, पेड बैच है वो, इसी पर चलता है एप्लीकेशन पर, सम्मान के नाम से ही अवेलेबल है स्टोर पर। तो ये एमसीक्यू बैच मंडे से शुरू हुआ था, तो ये डेली चल रहा है। जी हाँ, यहीं पर अवेलेबल है। तो एमसीक्यू डेली चलता है। हाँ, उसमें प्रॉपर 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका बिल्कुल मॉक टेस्ट होता है और 5 क्वेश्चन एडिशनल में आपका कराते हैं। वर्ब का पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया आप लोगों को। और इसके बाद मैंने आपको क्लॉज में मैंने आपको बता दिया क्लॉज क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आई थिंक तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप। क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कल वो भी क्लियर हो जाएगा। और मॉक टेस्ट भी, आपको मॉक टेस्ट ही होने, अब ये समझ लो इसके बाद। हाँ, मेरा लेग पता है क्या हुआ, मैं आई फ्लू मेरे को हुआ था दोनों आंखों में, तो मैं जा रही थी डॉक्टर के पास और मेरा पैर मुड़ गया और पूरा वजन उस पे आ गया। अंदर से मांस फट गया है, मतलब जहाँ एंकल नहीं होती, जहाँ पायल पहनते हैं उस तरफ, उस जो हड्डी सी होती है कॉर्नर पे, तो वहां पे मेरा मांस फट गया है काफी सारा, तो मेरे से चला ही नहीं जा रहा है, इसलिए मैं खड़े नहीं हो पा रही। लेकिन आपका एग्जाम है, इसलिए मैं रूम से क्लास ले रही हूँ। हालांकि दर्द होता है मेरे को बैठने में भी, बट एग्जाम है ना आप लोगों का, इसलिए। आज की क्लास का पीडीएफ नेहा जी अटैच कर दिया है मैंने, पिन कर दिया है, देखो। नहीं, वो पेड बैच है ना डियर शहनवाज, इसीलिए एक्सेस आप लोगों के पास नहीं है। जिनके पास महापैक होगा उनके पास एक्सेस होगी, जिनके पास महापैक नहीं होगा उनके पास एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, जिनके पास महापैक होगा उनके पास एक्सेस होगी। थैंक यू निखत। आपको नहीं दिखता, एक काम करना शहनवाज, एक काम करना, अगर आपके पास महापैक है तो डायरेक्ट सर्च करना स्टोर पर जाके सम्मान बैच, तो वहां मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है निरंजन की गोवर्धन का यात्रा अच्छा नहीं रहा, ऐसे हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्त नहीं देना चाहिए ऐसे। क्या पता अच्छा रहा हो, इसीलिए बहुत कम चोट लगी हो, है ना, ज्यादा हो सकता था। हम नेगेटिव नहीं सोचते। क्या पता एक बहुत बड़े एक्सीडेंट होने से बच गया, है ना, उनकी वजह से। तो भी पॉजिटिव ऑलवेज। हम लोग कैसे एमसीक्यू करेंगे? आपको शीट दे दूं मैं, बताओ। हमारा तो ये समझ लो कल और ये वर्ब का पार्ट चलेगा क्लॉज का, उसके बाद हम भी एमसीक्यू ही कराएंगे, बताओ। हाँ जी, आप लोग घबरा क्यों रहे हो? घबराओ मत, कल और क्लॉज कर लो, कल क्लॉज करके वापस से मैं आपको एमसीक्यू ही कराऊंगी, डोंट वरी, बिल्कुल मत परेशान हो, ठीक है। लेकिन जरा सोचो कि अगर आपके अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वर्ब भी क्लियर हो चुकी होंगी, आपको सेंटेंस में अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है वो भी क्लियर हो चुका होगा, अगर जीरेंड इन्फिनेटिव आता है वो भी क्लियर हो चुका होगा, तो जब आप मॉक लगाओगे तो आपको तो और कॉन्फिडेंस आएगा। एम आई राइट? हाँ, सिर्फ एमसीक्यू होगा, मॉक टेस्ट बनेगा। भाई जो लोग सिर्फ एमसीक्यू लगाएंगे, उन्होंने इनको अगर नहीं पढ़ा होगा तो उनके तो ये क्वेश्चंस बार बार गलत होंगे ना, और जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ लिए उनके गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर हम एमसीक्यूज लगा रहे हैं और डेली वही गलतियां हो रही हैं और फिर आपको टॉपिक पढ़ने नहीं मिल पा रहा है, तो फिर सही नहीं कर पाओगे, कभी एग्जाम टाइम तक भी सही नहीं कर पाओगे। आपने पहले ही पढ़ लिया, आपने पहले ही वर्ब पढ़ लिया, पहले ही कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, एग्जाम में आएगा तो एटलीस्ट आप रिवीजन भी कर पाओगे। अगर क्वेश्चन पेपर में गलत होता है, एमसीक्यू में गलत होता है, तो आप रिवीजन भी कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कहाँ से कैसे रिवाइज करना है। आपको ये नहीं होगा कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो जितना हम टॉपिक थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे, उतना आपको एमसीक्यू टेस्ट देने में कॉन्फिडेंस आएगा, ये नहीं कि ये तो हमें पता ही नहीं है। इसलिए कल और क्लॉज कर लो और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद जब एमसीक्यूज लगाओगे, बिलीव मी।
और तब तक एक काम और करना, बस कल के लिए जो मैंने आपको एक शीट दी थी एमसीक्यूज वाली, सॉरी स्नोनेम एंटोनेम वाली, उस शीट से स्नोनेम एंटोनेम पढ़ना शुरू कर दो, उसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। उसमें हिंदी मीनिंग है, उसमें स्नोनेम है, उसमें एंटोनेम है, वो सारा रट लो और फिर तैयार है ना। आज क्या है, आज है फ्राइडे, कल सैटरडे और फिर एमसीक्यूज ही होने हैं। ठीक है, डन, जाए हम? कोई डाउट किसी को? ओके, टेक केयर एवरीवन, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। हाँ, कल क्लॉज के साथ नहीं, क्लॉज के साथ कल पूनम हो ही नहीं पाएगा। पहले तो आपको एक चीज अच्छे से समझनी है, क्लॉज पहले समझो, क्योंकि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब है, तो ऐसा नहीं है कि 40 मिनट में आप हवा बन जाओगे, है ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले एक चीज पे पूरा फोकस करो ताकि आपका एक नंबर पूरा हो। हमें लड़ाई एक एक नंबर की लड़नी होती है, ऐसे कभी हवा में हवाबाजी करने से कभी एग्जाम क्लियर नहीं होता। अगर हम एक टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि एक नंबर हमारा कंप्लीट हुआ तो डेफिनेटली हमारी जीत होगी। लेकिन हम ऐसे भाग भाग के पढ़ेंगे, अरे इसको छोड़ो आगे चलते हैं, इसको छोड़ो आगे चलते हैं, तो ना तो वो ही कंप्लीट होगा, ना ही आगे का कंप्लीट होगा, और फिर आपको हमेशा डर ही रहेगा एग्जाम में कि क्लियर होगा भी या नहीं भी होगा। बिल्कुल महबूब जी, चलिए अब हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज रेटिंग कर देना 5 स्टार स्टार जो भी है। कंटेंट टीचर कैसा है, अच्छा लगता है आपको टीचर? चलो, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे। हाँ रोशन, बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।